दोस्तों, स्वागत है आपका पहले कैप्सूल क्लास के साथ में 10 ऐसे कैप्सूल क्लास आपको 10 दिनों तक देने वाले हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में भैया धुआं धुआं कर दोगे। तो शुरू करते हैं आज का ये पहला क्लास। आज हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और दूसरा टॉपिक क्या होगा उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझाते हैं आपको टॉपिक्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पेपर में 7.5 नंबर आपको दिला देगा भैया, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स ले रखी है, आपके पास फिजिक्स है, तो ये जो सीरीज है पूरी 10 वीडियोस की, इसे प्यार दीजिएगा। चलिए भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सरल भाषा में इसे कहते हैं निर्देश तंत्र। देखो आराम आराम पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है, डिटेल में समझाएंगे। निर्देश तंत्र होता है क्या मतलब? हम आपसे कहें कि सर जी, अगर मान लिया कोई एक उदाहरण देते हैं, हम आपसे कहें कि यार इस बार नुमाइश लग रही है, तो आप कहोगे सर जी नुमाइश कहाँ लग रही है? तो फिर भैया हमें बताना पड़ेगा कि यार वो जो रामलीला मैदान है वहां पे लग रही है। अब ध्यान से समझना, यानी जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई घटना हो रही होती है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई बॉडी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछें आपका घर कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? मान लिया आप कहोगे मेरा घर कहाँ है, तो हम कहेंगे भैया शाहजहांपुर में रहते हैं। चल जाएगा काम? नहीं, फिर हम बताएंगे शाहजहांपुर में यार आवास विकास कॉलोनी लगती है, वहीं कहीं पे पूरा एड्रेस नहीं बताएंगे, वीडियो में सही नहीं रहता। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि भैया किसी भी इवेंट को बताने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। हम कहें गोली चल गई, आप कहोगे कहाँ चली, तो हम कहेंगे यार वो सुदामा स्कूल है वहां पर चल गई। इसका मतलब यह है कि सुदामा स्कूल वहां पर हमने क्या माना है कि भैया इसके रिस्पेक्ट में हमने यहां पर बता दिया कि ये गोली चली हुई है। उसी तरीके से जब हम लोग मैथ पढ़ा करते थे बचपन में, आप लोग तो अभी भी बचपन में ही हो, तो हम लोग इस तरीके से एक्सिस माना करते थे। इसे लोग एक्स एक्सिस मानते थे, इसे वाई मानते थे, इसे जेड मानते थे, ठीक। यहां पर मान लेते थे 0,0,0, यानी जिस समय हम यहां पर खड़े हुए हैं उस समय हम ना तो इधर चले हैं, ना इधर चले हैं, ना इधर चले हैं। अगर हम इसका मान बता दें, जैसे ये कमरा, ये हॉल है, तो ये एक्स अक्ष अगर ये हो गई तो ये वाई हो गई और ये जेड हो गई। हम बता दें कि एक्स का मान मान लिया 5 है, तो हम एक्स की तरफ 5 जाएंगे। फिर बाई की तरफ कितना है, तो बाई की तरफ 2 है तो 2 जाएंगे। और जेड की तरफ कितना, 3, तो 3 जाएंगे और वहीं पर मच्छर जाके पकड़ लेंगे। यानी मच्छर कहां पे उड़ रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा इस कमरे में लंबाई कहां है, चौड़ाई कहां है, ऊंचाई कहां है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को निकाला करते थे। यानी सरल भाषा में हमने क्या लिखा है कि यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें, कोई बॉडी मूव कर रही है, मच्छर उड़ रहा है, गोली चल रही है, मेला लगा हुआ है, कुछ भी है, उसे अगर हम मूव मतलब मोशन को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तब हमेशा हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। बिना रेफरेंस के काम चलेगा ही नहीं। मेला कहां लगा, तो रामलीला मैदान में लगा है। इसका मतलब जो रामलीला मैदान है हम उसका रेफरेंस ले रहे हैं, तब हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। अतः वह सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को कोऑर्डिनेट कर देते हैं, यानी हम उससे कनेक्ट कर देते हैं कि रामलीला मैदान में मेला लगा है, तो हमने उससे कनेक्ट कर दिया मेरे भाई। उस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नाम से ही पता चला, फ्रेम का मतलब क्या, एक ऐसा फ्रेम हमने बना दिया जिसका रेफरेंस लेके हम बता रहे हैं कि भैया तुम यहां पे चले जाओ, यहां पे नुमाइश लगी हुई है। समझ गया भाई? जैसे हमने एक आपको उदाहरण भी दे दिया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है भैया, ठीक है। कहीं कोई बिंदु पी पे कोई इवेंट हो रहा है, जब बिंदु पी पे इवेंट हो रहा है, मान लिया एक्स की तरफ स्मॉल एक्स है, वाई की तरफ स्मॉल वाई है और जेड की तरफ स्मॉल जेड हम लोग चलेंगे, तो हमें पी इवेंट मिल जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो भैया जब भी कभी किसी भी इवेंट के बारे में हमें बताना होगा तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा, उसे फ्रेम को ही हम लोग कहेंगे पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भैया, ठीक है। जैसे हमने लिखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान लेते हैं तथा उसका रेफरेंस लेकर अन्य बॉडीज की पोजीशन को पता कर लेते हैं। यानी एक कोई ठोस अवस्था मान ली, एक कोई ठोस बॉडी मान ली कि सुदामा स्कूल या फिर रामलीला मैदान, उससे फिर जोड़ दिया भैया वहीं नुमाइश लगी है, वहीं बतासे ठेले भी लगे हैं, वहीं आलू भी लगे हुए हैं, ये सब लगा हुआ है, उसी से फिर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं भैया, ठीक है। जैसे फिगर में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड दिखाया गया, जैसे एक फिगर दिखाया गया है, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड दिखाया गया है। इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहां पे होता है सबको पता होना चाहिए, यहां पे ओरिजिन होता है। तो ये जो ओरिजिन होगा ये क्या होगा, 0,0,0 होगा। अभी यहां से चलना हमने नहीं स्टार्ट किया है। माना किसी समय टी पर पार्टिकल की पोजीशन p है, मान लिया टी समय के बाद उसकी जो पोजीशन है वो p हो जाती है। तो p की पोजीशन क्या है बताओ, x y z, तो x y z पोजीशन, और टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो जब भी आप कहोगे गोली चली, तो लोग कहेंगे कहां चली,
तो यानी एक्स वाई जेड पता होना चाहिए, और कब चली तो टाइम पता होना चाहिए। यानी किसी इवेंट को अगर हमें सही से पता करना है तो कहां और कब पता कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो मान लिया 0 पर भैया क्या है, O पर क्या है, 0 है। माना किसी समय t पर पार्टिकल की पोजीशन p हो जाती है, तो जब पार्टिकल की पोजीशन p हो जाएगी तो भैया जो स्थिति सदिश होता है, स्थिति वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर जिसे कहते हैं, उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, r से लिखते हैं। ठीक, और सबको पता है जो x अक्ष होती है इसकी तरफ यूनिट वेक्टर i मानते हैं, जो y अक्ष होती है इसकी तरफ यूनिट वेक्टर j मानते हैं, जो z अक्ष होती है इसकी तरफ यूनिट वेक्टर k मानते हैं। यानी i j k से ये काम चलता है। तो r को हमेशा लिखते हैं r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप। इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म में पोजीशन को हम लोग लिखते हैं भैया। ठीक है, तो हमने लिख दिया अगर एक्स वाई जेड पोजीशन है बिंदु पी पर, तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो इतना होगा, यानी इतना हम लोग पोजीशन पे चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे भैया। ठीक है, किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में हमें इसकी पोजीशन कई टाइम इंटरवल्स पर पता होना चाहिए, तब यदि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को टी का फंक्शन मान ले। समझो भैया, हमने आपको बता रखा है, नहीं बता रखा तो समझो, हम लोगों को छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबने पढ़ रखा है, ध्यान से समझो, कुछ कठिन नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जितने भी बच्चों ने यहाँ फिजिक्स ली है, सबके पास 12th में मैथ रही होगी, सबको पता है कि भैया ये वेक्टर दे रखा है आर। ठीक, अगर हमें इसके बटे में समय लाना है, यानी अगर हमें चाल बनाना है, मोशन कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भैया, डी अपॉन डी टी आता है, ऐसे ही तो करेंगे। दूरी और बटे में क्या आ जाएगा, समय, तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन समझ में आता है। जिसका भी अवकलन करना होता है उसके सामने डी अपॉन डी टी लिख दो, मतलब टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा भैया। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया कि अगर हमें मोशन कैलकुलेट करना है तो जो पोजीशन आर है उसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो v निकल आएगा, v बराबर हो जाएगा dr अपॉन dt। उसके अलावा हमने पढ़ रखा है कि त्वरण कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटे में समय। तो जो वेग हमने निकाला है उसका एक बार हम लोग और डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे भैया वेग का, तो वेग क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, किसके, त्वरण के बराबर, यानी एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। और v का मान कितना है, v का मान है मेरे भाई dr और बटे में dt, यानी डबल डिफरेंशिएशन हो गया, dr बटे में dt डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं भैया, d2r और बटे में dt स्क्वायर। जितने भी बच्चे हैं फिजिक्स में सारे ही मैथ वाले हैं, तो इसमें आपको कुछ बहुत कठिन नहीं लग रहा होगा भैया। ठीक है, तो हमने फाइनली लिख दिया कि जनरली किसी इवेंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें उसकी लोकेशन और टाइम की नीड होती है, यानी वो घटना कब हुई, कहां हुई, अगर ये पता है तो इसके लिए हम 4 कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक्स वाई जेड तो पता ही होना चाहिए, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, और किस टाइम पे वो मच्छर उड़ रहा है ये भी पता, उड़ता है आके, तो आप आराम से उस मच्छर को पकड़ लोगे। यानी 4 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा सिस्टम। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमें तो बहुत कठिन लगा। अबे क्या कठिन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अपनी भाषा में समझते हैं कि भैया जब भी कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, उसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज का नाम नहीं लोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा वो घटना हुई कैसे है और कब हुई है, तो हमें टाइम भी चाहिए होगा। तो हमने एक उदाहरण मान लिया एक्स वाई जेड का, कि मान लिया जब हम यहां पे होंगे, ओ यहां पे लिख लीजिएगा, जब हम यहां पर होंगे तो भैया 0,0,0 पोजीशन होगी। जब हम पॉइंट पी पे आ गए तो एक्स वाई जेड पोजीशन हो गई। इस टाइम पे मान लिया टाइम लगा टी, तो हमने सबसे पहले भैया निकाला यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में दूरी को लिख दिया, यानी दूरी नहीं कहेंगे उसे, हम लोग कह देंगे विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक का, उसे लिख दिया हमने। ठीक भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिखा, आर वेक्टर बराबर, सबको पता होना चाहिए जो वेक्टर हम लोग लिखते हैं तो एक्स वाई और जेड के टर्म में लिखते हैं, उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हैं। तो हमने यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा था वो लिख दिया। टाइम भी हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी पता होना चाहिए, मच्छर कब उड़ रहा है तब पकड़ पाओगे ना। तो हमने इसका टी के रिस्पेक्ट में भैया डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर दिया। जब हमने अवकलन करा तो दूरी बटा समय क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगर फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो एक्सीलरेशन यानी त्वरण बन जाएगा। दूरी बटा समय चाल होती है और चाल या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो भैया इसका जब एक बार आप और देखो v का मान कितना है, dr अपॉन dt है, जब आप dr अपॉन dt यहां रखोगे तो वो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी a बराबर d2r बटे में dt स्क्वायर हो जाएगा भैया। ठीक है, हमने लिख दिया।
अतः किसी इवेंट को पता लगाने के लिए हमें चार चीजें पता होनी चाहिए, एक्स वाई जेड, और साथ में पता होना चाहिए टाइम भाई, ठीक है। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उन्हें क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक देखो, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? पहला नियम न्यूटन का होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का नियम होता है, इनर्शिया वाला नियम होता है। तो भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। नाम से ही पता चल रहा है इनर्शियल, यानी सरल भाषा में कहें तो जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं वो इनर्शियल होते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं भैया, ठीक है, लिख दिया। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के पहले और दूसरे नियम को फॉलो करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तरह के फ्रेम, यदि कोई बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब वह स्टेबल रहती है या विदाउट एक्सीलरेशन के मूव करती रहती है। समझो मेरे भाई, समझो जरा मेरे भाई, क्या कह रहा है कि भैया इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। न्यूटन का नियम क्या होता है बताओ? न्यूटन का नियम होता है F बराबर m इंटू ए होता है। अगर मेरे भाई, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, इसे फॉलो करेगा। कह रहा अगर कोई बाहरी बल ना लगे, यानी अगर F का मान हम लोग 0 कर दें तो भैया m बटे में आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी तब a का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी तब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण भी 0 हो जाएगा। और त्वरण 0 होने का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, इस मतलब नहीं, एक ही स्पीड से वो चलता रहेगा भैया, ठीक। तो हमने यहां पे लिखा, यानी इस तरह के फ्रेम्स में अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो स्टेबल रहती है या विदाउट एक्सेलरेशन के मूव करती रहती है। जैसे हमने लिखा, माना कोई बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो न्यूटन का नियम क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर m इंटू ए होता है भाई, ठीक। F का मान अगर हम 0 रख देंगे तो A का मान भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे m नीचे आके 0, तो A का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर A का मान 0 है तो अभी आपको पता है, हमने ऊपर निकाल के दिखाया था कि A बराबर क्या निकल के आया था? d2r बटे dt स्क्वायर। तो A 0 है तो d2r बटे dt स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। और अगर r बटे t स्क्वायर 0 है तो r में क्या क्या आया था? x आया था, y आया था, z आया था। इसका मतलब d2x बटे dt स्क्वायर भी 0 होगा, d2y बटे dt स्क्वायर भी 0 होगा, और d2z बटे dt स्क्वायर भी 0 होगा। इस प्रकार के फ्रेम्स में बॉडी की वेलोसिटी नहीं चेंज होती है, वेग में परिवर्तन नहीं होता है। इनर्शिया के लॉ को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इन फ्रेम्स को हम लोग गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। यानी जो इनर्शियल वाले फ्रेम हैं इन्हें गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। तो अगर हम मोटा मोटा समझें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के हैं। जो पहला है वो क्या है? पहला है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल क्या होता है? जो न्यूटन के नियम को फॉलो करता है। न्यूटन का नियम क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है। F बराबर m इंटू, यानी अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा, F की वैल्यू 0 है तो A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। और A बराबर क्या होता है? d2r बटे dt स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0। तो ये है इनर्शियल फ्रेम। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। अब ये नॉन इनर्शियल क्या है? तो भैया इसका उल्टा हो जाएगा। जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन इनर्शियल कहलाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, सूर्य, ईटीसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया। यानी जो पृथ्वी है, ठीक, जो सूर्य है, ये जितने भी हैं ये सब नॉन इनर्शियल। ये पूरा एक चर्चा का विषय है कि पृथ्वी इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। यहाँ क्या लिखा? माना गया है। एक अलग से वीडियो बना के हम इस पर डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल अभी शॉर्ट में समझिए, पृथ्वी है, सूर्य है, इन सबको नॉन इनर्शियल माना गया है भैया, ठीक। तो आपने आज की वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक सीखा है वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोटा मोटा समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जब भी कभी किसी इवेंट के बारे में पता करते हैं तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है, इस पूरे फ्रेम को ही हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरीके के होते हैं, इनर्शियल जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं, नॉन इनर्शियल जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आज का हम उठा रहे हैं ये है रिड्यूस्ड मास। ये भी पेपर में 7.5 नंबर में और कई बार 15 नंबर में आ जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस्ड मास होता क्या है जरा ये समझो। हमने लिखा मेरे भाई, रिड्यूस्ड मास क्या है? रिड्यूस्ड मास मतलब समानीय द्रव्यमान, ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लिया हम लोग क्या करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान। सब लोग समझो भैया, जितने दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो दो
काहे से मिलकर बनी होती है बताओ? बार बार बता रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं यानी एटम कहते हैं। और परमाणु के बीचों बीच में होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझना भाई, जब तक प्रोटॉन अलग होता है तब तक इसका वजन कुछ होता है, जब न्यूट्रॉन अलग होता है तो इसका वजन कुछ और होता है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है जब दोनों मिलकर नाभिक बनाते हैं। ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझो, मान लिया मेरे पास 1 करोड़ रुपए और कोई एक लड़की है उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, और हम दोनों आदमी शादी कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति शादी कर लें, तो क्या हम लोगों के पास 2 करोड़ रुपए होंगे? नहीं, क्योंकि जब 2 व्यक्ति मिलेंगे तो बारात में भी खर्चा होगा, 20, 30, 50 लाख वो लुटाएंगे भी। यानी ओवरऑल बात करें, जब 2 द्रव्यमान एक साथ आते हैं तो उनका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूस, मतलब कम होना, उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड मास। यानी सरल भाषा में यहां पर हम 2 द्रव्यमानों को मिलाकर एक नया द्रव्यमान बनाएंगे और उसे हम लोग रिड्यूस्ड मास कहेंगे भाई। ठीक, कैसे बनाएंगे समझो भैया। तो उसके लिए हमने क्या करा, 2 द्रव्यमान मानने पड़ेंगे भाई। अगर 2 द्रव्यमान को मिला रहे हो तो 2 द्रव्यमान मानने पड़ेंगे। तो पहला द्रव्यमान हमने माना M1, ये देखिए। दूसरा द्रव्यमान हमने माना M2, ये देखिए भैया। ठीक, अब सबने न्यूटन का नियम पढ़ा है। न्यूटन का नियम तृतीय नियम होता क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का नियम, कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो हमेशा बराबर होती है। अभी हम किसी के एक चनकट सूत दें तो रिएक्शन होगी इधर से इधर, फिर उधर से क्या होगा, वापस रिएक्शन होगी। अभी हम करेंगे एक्शन, वापस आएगा रिएक्शन, यानी हम मारे चनकट तो उधर से भी तो आदमी रिएक्शन करेगा, भले ही वो हमें ना मार पाए तब भी कहेगा मारते रहते हो, ये देखो जो नौटंकी है वो। और अगर हल्के से टिपियाएंगे तो रिएक्शन भी हल्के से होगी। यानी जितने भी लोग हैं, जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमारा शरीर जमीन की तरफ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और जमीन नीचे से प्रतिक्रिया दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वजन मेरा ज्यादा होता, हम नीचे घुस जाते, और नीचे से प्रतिक्रिया ज्यादा होती तो हम ऊपर उड़ जाते। लेकिन हम खड़े हैं क्यों? क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है। प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन होता है भैया। ठीक है, तो एक M1 है, एक M2 है। तो M1 वाला 2 वाले पे देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, F12, यानी पहला वाला, ये देखो M1 पहला वाला, 2 मतलब दूसरे पर बल लगा रहा है। इसे हमने क्या लिखा, जो बल इधर से लग रहा है F21, 21 मतलब दूसरा वाला पहले पे बल लगा रहा है। तो 2 हमारे पास द्रव्यमान है M1 M2, पहला दूसरे पे बल लगा रहा है क्रिया, ये इस पे बल लगा रहा है प्रतिक्रिया। यहां से यहां तक की दूरी R1 है, यहां से यहां तक की दूरी R2 है, और बीच में CM मतलब सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बहुत सरल है। ये पेन को अगर हमें रोकना हो तो हम यहां पे पकड़ें तो देखो ये रुक गया, क्यों? क्योंकि इसका जितना द्रव्यमान है एक जगह पर इकट्ठा है, केंद्रित है। यहां पे हम पकड़ना चाहे नहीं रुकेगा, गिर पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यानी द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर भैया। ठीक है, तो इस तरीके का हमने एक डायग्राम बनाया, लिख दिया कि माना 2 पॉइंट मास, 2 छोटे छोटे द्रव्यमान है, कौन है, M1 है, M2 है। माना इनके पोजीशन वेक्टर R1 है, R2 है, यानी इनकी पोजीशन पता चल गई। माना इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो CM, ये देखो बीच में छोटा सा लेकर रखा CM, ये सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र है। तब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि F12 का मान -F21 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन दिशा हमेशा अपोजिट होती है। हमने मारा तो दिशा हमसे उसकी तरफ है, वो वापस रिएक्शन करेगा तो दिशा उससे मेरी तरफ हो गई। तो हमेशा दिशा विपरीत उल्टी होती है। हम मारे यहां हल्के से तो मारा इधर, आवाज आई इधर, तो इस वजह से हमेशा दोनों का मान तो बराबर होगा, लेकिन भैया एक अगर प्लस में लोगे तो दूसरा माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि दिशा अपोजिट है। तो F12 का मान -F21 के बराबर कर दिया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बराबर है, बस माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों का मान कितना होगा भैया, तो दोनों का मान हमने F मान लिया, क्योंकि न्यूटन का नियम कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों भैया डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है, तो अगर इसे प्लस लोगे तो ये माइनस, इसे प्लस लोगे तो ये माइनस, लेकिन है तो दोनों बराबर ना, तो दोनों को हमने क्या मान लिया, F। समीकरण हमने क्या बना ली मेरे भाई, 1 बना ली। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम लगाएंगे। F12 बराबर, पहले बन के पहले के लिए लेंगे, ये देखो पहले वाले का क्या है, F12 है, दूसरे वाले का F21 है। तो पहले के लिए जब लेंगे तो F12 बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमने लिख दिया F बराबर M1 × A1, F ऐसे आ गया, M1 ऐसे आ गया। A की जगह पे अभी आपको पता है d2r1/dt² होता है, तो A1 की जगह पे d2r1/dt² रख दिया, यही अभी ऊपर निकाला था भाई। ठीक, d2r1/dt² को ऐसे रखा, M1 को नीचे भेज दिया, तो F/M1 आ गया, समीकरण क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, कुछ काबिलपंती नहीं है। फिर हमने दूसरे के लिए लिया, F21 बराबर M2A2 हो गया। ठीक,
ये वाला मान अगर प्लस में f लिया है तो ये माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस का f बराबर m2 आ गया। a2 की जगह फिर भाई d2 r2 बटे में dt स्क्वायर आ गया। अब फिर से मान निकाल लिया हमने, d2 r2 बटे dt स्क्वायर का मान कितना आ गया, माइनस का f बटे में m2 आ गया। समीकरण इस वाले में से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में से चलो घटा, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, d2 r1 बटे dt स्क्वायर है, तो इसमें से जाएगा d2 r2 बटे dt स्क्वायर, ये देखो घटा दिया। ठीक, इधर क्या है, f बटे m1 है, में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी f बटे m1 प्लस का f बटे m2 आ जाएगा। d2 बटे dt स्क्वायर दोनों जगह है, बाहर लिख लिया, r1 लिख दिया, माइनस का r2 लिख दिया, f कॉमन ले लिया, 1/f1 प्लस 1/f2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे ये समझो भैया, यहां पर जो हमने किया है ये थोड़ा सा ट्रिक समझने वाली, बाकी कोई काबिलपंती नहीं है। हमने f को ऐसे ही लिखा रहने दिया और 1/m1 प्लस 1/f2 को हमने लिख दिया 1/μ। इस पूरे की जगह पे 1/μ रख दिया। क्यों, ये जो म्यू निकल के आएगा, ये देखो दो द्रव्यमान है, इन्हें मिला के हमने एक बनाया है, इसे रिड्यूस्ड मास कहेंगे। इधर की भी कहानी समझो, d2 बटे dt स्क्वायर तो ये चल ही रहा है, r1 माइनस r2 की जगह पे हमने r कैसे रख दिया भाई, तो ये हमें समझना पड़ेगा। जरा देखो, त्रिभुज का नियम होता है, त्रिभुज का नियम क्या होता है कि अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, मान लिया ये r है, ये r2 है, ठीक, तो अगर हम ये तीसरा वेक्टर खींच दें ऐसे मिलाते हुए, मान लिया ये r1 है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा इन दो, इसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। ध्यान से समझो, इसे त्रिभुज का नियम कहते हैं कि पहला वेक्टर मान लिया ये है, दूसरा ये है, तो जो तीसरा वाला आप कर्ण खींचोगे वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, r प्लस r2 के बराबर होगा। तो ऐसे ही हमने लिखा, जरा देखो हमने क्या लिखा है, देखो हमने r1 माइनस r2 को किसके बराबर रख दिया, r के, यानी यहाँ पे r1 बराबर किसके है, r प्लस r2 के, r1 बराबर है किसके, r1 प्लस r2 के। यहाँ देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना भैया। ये देखो सबसे पहले ये वेक्टर क्या है, देखो r2 है, ये वेक्टर क्या है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी हम कितनी मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं, और ये जो भैया हमने कर्ण खींचा है ये कितना है, r1 है, तो r1 का मान किसके बराबर होगा, r और प्लस में किसके, r2 के। यहां से अगर हम लोग मान निकालेंगे, इसे इधर भेजेंगे तो r1 माइनस r2 को हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। इस वजह से हमने त्रिभुज के नियम से r1 माइनस r2 को r लिखा है। ये देखो r1 माइनस r2 को क्या लिख दिया, r, तो d2r बटे dt स्क्वायर बराबर f तो आ ही गया, इसकी जगह पे हमने 1/μ रख दिया और लिख के दिखाया कि 1/μ की जगह हमने क्या लिया है, 1/m1 प्लस 1/m2 लिया है। यहाँ एलसीएम ले लिया तो m1 m2 नीचे आ जाएगा। ठीक, जरा समझो मेरे भाई, एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लेंगे तो 1/μ बराबर क्या आएगा, नीचे आएगा भैया m1 m2, यानी एलसीएम आ गया m1 m2, इधर आएगा m2 प्लस में आएगा m1, दोनों तरफ उल्टा करोगे तो म्यू का मान आ जाएगा m1 m2 और बटे में m1 प्लस m2 मेरे भाई। ठीक है, और ये जो निकल के आएगा म्यू, इसे ही हम लोग कहेंगे रिड्यूस्ड मास भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो पहला कैप्सूल क्लास है, हमने दो चीजें सीखी हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और रिड्यूस्ड मास है, और ये दोनों पेपर के अंदर आते रहते हैं घूम घूम के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये पहली ही वीडियो आपके 10, 12, 15 नंबर क्लियर करा सकती है। तो अगर आप इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आने वाले 10 दिन तक लगातार 10 कैप्सूल क्लास इस चैनल पर हम डालने वाले हैं। फिजिक्स ओरिएंटेड ही चैनल है भैया। ठीक, जिन लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है, अपना मेन चैनल है बी डिकेडियन, उस पर आ रही है। जूलॉजी बॉटनी, बी डिकेडियन जूलॉजी बॉटनी पर लेके आएंगे कैप्सूल क्लासेस। बाकी आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारा कंटेंट एप्लीकेशन पे अपलोड करा दिया है, आराम से एक बार ज्वाइन कर लो। 399 रुपए आपके खर्च होंगे और बैठ के आमा झोर पीडीएफ, पूरा कोर्स, सारी चीजें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सब कंटेंट डला दिया है मेरे भाई, उसे देखते रहो। प्लस ये जो क्लासेस आएंगे ये भी सब विद पीडीएफ वहां पर ऐड हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो कोई बात नहीं, ये जो कैप्सूल क्लासेस पढ़ा रहे हैं ना 10, इन्हें मन लगा के देखना, बहुत आराम से अच्छे नंबर बीएससी में आ जाएंगे। पहली बार देख रहे हो, इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। अब इस पर लगातार बने रहेंगे 10 दिनों तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।